किसानों का धरना और आज भी अनवरत वो जारी रहा। बजरंग सहारण के नेतृत्व में किसान अभी भी सिंचाई पानी की विभिन्न मांगों के लिए डटे हुए हैं और इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की का धरना प्रदर्शन भी लगातार 10 दिन से जारी है दोस्तों। और इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो 25 सितंबर को श्री राम रोटी सेवा समिति के नए भवन का निर्माण कहे, भूमि पूजन कहे, शिलान्यास कार्यक्रम कहे, वो होने जा रहा है। और रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे ठीक सामने जो पुरानी चुंगी हुआ करती थी दोस्तों, और अगर वर्तमान की बात करें तो कुछ दिन पहले जब नगर पालिका ने राम रोटी सेवा को ये भवन नहीं सौंपा था, उससे पहले पुलिस के कुछ कर्मचारी इस भवन में रहते थे और ये छोटा सा एक निर्माण था यहाँ। तो इसका शिलान्यास कार्यक्रम होगा। नया भवन तैयार हो रहा है, लगभग 3 मंजिला भवन तैयार होगा ये। और बामासा शंकरलाल खदरिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता खदरिया, जो कि सिलीगुड़ी में अपना व्यवसाय करते हैं, भादरा क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, उनके हाथों इसका उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मुख्य अतिथि इसी कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ आजन बैतुल बानो भी इसी कार्यक्रम में भाग लेगी, क्योंकि उन्होंने ये भवन जो है श्री राम रोटी सेवा संस्थान को दिया है। तो पालिका की ये भूमि अब राम रोटी सेवा की तरफ से बनाई जा रही है। और इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो आज सतबीर दाहेल, जो कि चिड़िया गांधी का सरपंच प्रतिनिधि है दोस्तों, पूर्व में वो सरपंच भी रह चुके हैं, अब उनकी धर्मपत्नी यहाँ सरपंच है, उन्होंने आज एक बयान दिया। अब वो अस्पताल में भर्ती थे सुबह सुबह और एक प्रकार से खबरें फैली थी, लगा ऐसा कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई है या कोई मारपीट की घटना हुई है। जब खबर का पता किया तो सतवीर दाहेल जो है वो आज पहली बार उन्होंने बताया, बयान दिया कि मैं पहली बार गांधी बड़ी के अस्पताल में गया और वहां की व्यवस्था देखकर चौंक पड़े, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी यहां बिल्कुल भी चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे साथ भी जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो आम आदमी यहां कैसे चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त करेगा। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने भादरा में आकर खुद भर्ती हुए, उनके हाथ में कुछ फोड़ा फुंसी थी और उसके बाद में वो भादरा में आए और भादरा में उन्होंने मीडिया के समक्ष बयान दिए और आरोप लगाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों का एक प्रकार से राजनीतिकरण कर दिया गया है। तो ये आरोप उन्होंने लगाए। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो भगत सिंह की जयंती 27 सितंबर को, इसी महीने आज से 3 दिन बाद में एक बड़ा कार्यक्रम भादरा में होने जा रहा है दोस्तों। अनाज मंडी में अभी से टेंट लगना भी प्रारंभ हो गया है और एक सभा होगी बलवान पूनिया की, और उस सभा के पश्चात 27 सितंबर को रैली के रूप में कस्बे के बाजारों से निकलेंगे सारे लोग बलवान पूनिया के नेतृत्व में, और गणेश प्रावास के पास जहां भगत सिंह चौक का नव निर्माण चल रहा है वहां मूर्ति अनावरण कार्यक्रम होगा। तो इसमें बताया तो ये भी जा रहा है, चर्चा तो ये भी है कि इस बैठक में, इस सभा में बलवान पूनिया कोई बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बलवान पूनिया तो कई बार पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की टिकट मैं यहां नहीं लाने दूंगा। तो वो हो सकता है माकपा से ही चुनाव लड़े और कोई समझौता या फिर यहां कांग्रेस की टिकट ना बंटने दे, इस प्रकार का वो काम कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई संबोधन भी वो दे सकते हैं। और वर्तमान में कांग्रेसी सारे के सारे जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। लेकिन भगत सिंह की जयंती 27 सितंबर के अवसर पर यह सभा होने जा रही है और इसकी तैयारियां की जा रही है। आज टेंट लगाना प्रारंभ किया है अनाज मंडी परिसर में दोस्तों। 3 दिन बाद में सभा है और टेंट जो लगाया है वो सड़क के ऊपर लगाया है दोस्तों, जो अनाज मंडी के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये नवनिर्मित सड़क है, इसकी एक हमने कवरेज भी दिखाई थी दोस्तों किस प्रकार ये सड़क जो है वो खराब
कंडीशन में बनाई गई थी और वो उखड़ने लगी थी गाड़ियों के टायरों से भी। और आज अगर देखेंगे तो 50 पाइप इस सड़क में गाड़े गए हैं दोस्तों। 50 पाइप इस टेंट जो लगाया जा रहा है आज, हमने आज देखा, और उसकी हम बाद में कवरेज भी आपको दिखाएंगे कि सड़क को किस प्रकार नुकसान हुआ है। हो सकता है उसमें अलकतरा डालकर उसको ठीक कर दिया जाए, रिपेयर कर दिया जाए, लेकिन ये छोटी सी सड़क और इसकी छाती पर 50 से अधिक पाइप अगर रोप दिए गए हैं इस सड़क में, तो वो सड़क तो टूटेगी। तो कुल मिला के व्यवस्था तो यहाँ टेंट की जा रही है 27 सितंबर की बैठक के दौरान। देखने वाली बात है क्या सड़क ये टूट जाएगी और सभा किस प्रकार की होगी, हमारी नजरें बनी रहेगी। तमाम समाचार हम इससे जुड़े हुए दिखाएंगे दोस्तों। भीड़ कितनी थी, घोषणाएं क्या हुई और इसका असर कस्बा क्षेत्र में क्या हुआ, इसके मायने क्या थे, कांग्रेसियों में कितने हताशा हुई, वो सारी खबरें आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें जयदीप डूडी की, तो उनके लड़के की शादी है, आज तीसरा दिन था। लगातार 3 दिन से छानी बड़ी की ढाणी में, स्वर्गीय लालचंद डूडी की ढाणी जो है, वहां लगातार पार्टी चल रही है 3 दिन। हजारों की संख्या में लोग जो है उनकी शादी में शरीक हुए हैं। आज अंतिम दिन था, आज भी जबरदस्त भीड़ रही और तीनों ही दिन हजारों की संख्या में उनकी पार्टी में लोग आए और बड़े बड़े लोग आए। क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया भी गए। कल हमने देखा बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक भी पहुंचे थे। अनेक ऐसे कई विधायक भी आए थे उनके साथ, परिवार के साथ, डूडी परिवार के साथ संपर्क वाले। तो लगभग क्षेत्र के सारे स्थानीय नेता भी गए थे। तो ये सियासी परिवार, सियासी शादियां दोस्तों, अक्सर सियासी शादियां जो है वो 2 से 3 दिन तक चलती है। बलवान पूनिया की भी आपको याद है, उससे पहले जब उनके भतीजे की शादी हुई थी तो 3 दिन तक कार्यक्रम चला था। संजीव बेनीवाल के पुत्र की शादी हुई थी, तब भी आपको याद है 3 दिन तक कार्यक्रम हुआ था। और अब जयदीप डूडी के पुत्र की शादी हो रही है। तो ये सियासी शादियां हैं, 3-3 दिन तक इनकी पार्टियां चलती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सर्वाधिक चर्चा अगर कहें तो दोस्तों बान को लेकर भी होती है। यहां बान जो है वो बहुत सीमित के रूप में लिया गया और अक्सर लालचंद डूडी के इस ढाणी में दोस्तों, इस परिवार के द्वारा जो है, कई बार तो मुझे याद है बहुत पहले जब कुछ विवाह शादी हुआ करती थी तो मात्र 10 रुपए ही एक टोकन के रूप में व्यवस्था रही है। और संजीव बेनीवाल के यहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। ज्यादा पैसे नहीं ले जाते, लेकिन बलवान पूनिया के परिवार में जो शादी हुई थी ठोक कर लिया गया था दोस्तों बान, उसकी चर्चा भी थी। 11-11 हजार रुपए जो अध्यापक है उनके द्वारा देने की भी चर्चाएं थी। हम इसकी पुष्टि हालांकि नहीं करते, लेकिन बहुत से टीचर शिक्षकों द्वारा इसकी मौखिक रूप से ऐसे बयान भी आए और ऐसी चर्चाएं भी थी। तो कुल मिला के ये सियासी शादियां हैं दोस्तों, और इनमें इस प्रकार की हजारों की भीड़ होना भी स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा बात करें दोस्तों 28 सितंबर को इसी महीने शाम को 4 बजे महाराजा अग्रसेन चौक की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा बलवान पूनिया के द्वारा। और उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के प्रयासों से ये शानदार चौक बना है, बहुत शानदार चौक बना है दोस्तों। उसका अनावरण होगा और यहाँ भी अग्रवाल समाज की तरफ से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। लगातार इस प्रकार के अनावरण कार्यक्रम, शिलान्यास कार्यक्रम और लोकार्पण कार्यक्रम जारी है बलवान पूनिया की तरफ से। आज 10 दिन बचे हैं लगभग आचार संहिता में, चुनाव एकदम सर पर आ चुके हैं दोस्तों। और ऐसे में कल नंदी चौक पर बलवान पूनिया की जो सभा हुई थी, क्योंकि कस्बे में भी अब सभाओं का दौर जारी है। लगभग संजीव बेनीवाल की बात करें तो सभी वार्डों में उनके द्वारा जो है जनसभाएं की गई। अभी एक दौर और चलेगा, टिकट के बाद में एक दौर और चलेगा, गांव का भी दौर चलेगा, नुक्कड़ सभाओं का दौर चलेगा। लेकिन संजीव बेनीवाल इसमें बाजी मारे हुए हैं दोस्तों। वो गांवों का अपना पूरा जो दौरा था, एक अभियान था, वो पूरा करके बैठे हैं। शहर में भी वार्डों का एक पूरा अपना दौरा, अपना अभियान कंप्लीट करके बैठे हैं।
अन्य नेता उनसे इस मामले में पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। बलवान पूनिया अब 2-3 दिनों से कस्बे का दौरा प्रारंभ कर रहे हैं। तो जस्ट पीछे अगर देखें तो बलवान पूनिया है प्रचार प्रसार में। हालांकि बलवान पूनिया सदैव सक्रिय ही रहे हैं, लेकिन ये विशेष रूप से दौरा जो कार्यक्रमों का और जनसंपर्क अभियान का, वोट मांगने के अभियान का जो है वो संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया का इक्वल सा चल रहा है दोस्तों। अब शहर में जो दौरे चल रहे हैं, नंदी चौक पर जो कल सभा हुई उसमें बलवान पूनिया ने वोट मांगे लोगों से, ये भी कहा दोबारा आप मुझे जिताओ। क्यों जिताओ? इसका रीजन ये है कि आप पहले जब जाते थे कहीं तो आपको पुलिसें मिलती थी बाईपास पर और आपको रोकती थी, आपको परेशान करती थी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, आम लोगों को परेशान गाड़ियां रोककर, हाँ हो सकता है बहुत से मौकों पर जब आपकी गाड़ी में कागजात अधूरे हो तो किया गया होगा, लेकिन बलवान पूनिया का दावा है कि मेरे समय में पुलिस सड़कों पर नहीं मिलती आपको। तो क्या इसका गलत असर भी नहीं हुआ दोस्तों? क्षेत्र में इस प्रकार की लूटपाट की घटनाएं बढ़ी नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि पुलिस सड़कों पर नहीं है, इसीलिए ये लूटपाट चोरी की अन्य घटनाएं जो है वो तेजी के साथ बढ़ी है। तो कुल मिला के बलवान पूनिया ने यही कहा कि मेरे राज में आपको हर वो चीजें मिलेगी। तो लोग इसको कितना संजीदगी के साथ लेते हैं, कितना पुनः दूसरा मौका बलवान पूनिया को मिलता है, ये तो भविष्य के गर्म में वोट मांगने का और समर्थन करने का, कहने का सबको अधिकार है दोस्तों। आचार संहिता लगने वाली है, ये भी बलवान पूनिया ने कहा कि 10 दिन बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो आज 11 दिन बाद में, तो आज लगभग 10 दिन आचार संहिता में बचे हैं। तो 5 सितंबर, 4 सितंबर या 6 सितंबर को घोषणा हो सकती है दोस्तों चुनावी कार्यक्रमों की भी और आचार संहिता की। उसके बाद में ताबड़तोड़ उछाल आएगा एक प्रकार से। सारे के सारे जो जनसंपर्क कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, उनमें अभी भी भादरा में तो हालांकि लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं सभी नेताओं के द्वारा। अगर बात करें अन्य नेताओं की तो हेमंत पचार भी कस्बे में दोस्तों जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, वार्डों की मीटिंगें कर रहे हैं। गांव में भी हेमंत पचार फिरे हैं, युवा नेता है दोस्तों, पहली बार कोई इस प्रकार का युवा नेता आया है। और हेमंत पचार वैसे तो भादरा के बानगढ़ गांव से बिलोंग करते हैं, उनका मूल गांव जो है बानगढ़ है, लेकिन वो बहुत वर्षों तक ये परिवार जो है रावतसर में भी रहा है। और रावतसर में हेमंत पचार जो है वो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो युवा नेता है, इन युवा नेताओं का भी इस बार बोलबाला रहा है। और चुनाव तो जब लड़ेंगे जब टिकट मिलेगी दोस्तों। हेमंत पचार क्लियर कर चुके हैं कि मैं युवा हूं और टिकट की मुझे पूरी विश्वास है, मुझे पूरा उम्मीद है कि एक युवा चेहरे को टिकट देंगे और मुझे टिकट देंगे। ऐसा विश्वास होना भी चाहिए। अगर बात करें बजरंग सारणी की, वो भी युवा है, हालांकि 5, 6, 7 वर्षों से उनका अभियान भादरा क्षेत्र में चल रहा है। अब वो भी चुनाव लड़ने की तो घोषणा कर चुके हैं, हर हाल में लड़ेंगे वो, लेकिन टिकट की भी उम्मीद पाले, उनके समर्थक भी टिकट की उम्मीद पाले। हो सकता है वो भी यही चाहते हैं कि भाजपा अगर संघ लॉबी की चली तो उनको टिकट मिलेगी। भाजपा टिकट के प्रति भी लोगों का अच्छा खासा रुझान है, हालांकि बहुत ज्यादा दावेदार नहीं है। कांग्रेस में 30 से अधिक आवेदन आए दोस्तों, आवेदन लगभग लिए गए, आवाज लगा लगा कर आवेदन लिए गए। लेकिन अगर सीरियस उम्मीदवार देखे कांग्रेस में, जिताऊ चेहरा देखे तो कौन है कांग्रेस में? अगर ईमानदार कांग्रेसियों की बात करें तो दयानंद बेरवाल, और अगर लगातार सक्रियता की बात करें तो विक्रम राठौड़, जो आज जयपुर में भी उसी प्रकार से आज विरोध कर रहे हैं, हम आगे उसका बताएंगे। तो दयानंद बेरवाल एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का जरूर माना जाता है और पीसीसी के सचिव भी बनाए गए हैं। और भी अनेक चेहरे हैं जो टिकट मांग रहे हैं। सुखदेव सिंह शेखावत ने भी आवेदन किया था कांग्रेस की टिकट के लिए, और सुखदेव सिंह शेखावत विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। लेकिन बलवान पूनिया, अब हम उस मूल मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। बलवान पूनिया बार बार ये भाषण देते हैं कि वो कांग्रेस की टिकट भादरा में नहीं बंटने देंगे, और अगर उनके भविष्य की राजनीति का सवाल देखे
तो उनको अगर माकपा और कांग्रेस में समझौता नहीं होता है तो उनको मजबूरन क्या कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, राजनीतिक बचाने के लिए, भविष्य की राजनीति में बने रहने के लिए। क्योंकि माकपा का कहीं कोई राजस्थान में ज्यादा वजूद नहीं है दोस्तों, और देश में भी माकपा का कहीं कोई ज्यादा वो वर्चस्व नहीं है। सिमटती चली गई है क्षेत्रीय पार्टियां जब से 2014 में मोदी सरकार आई है। अब राष्ट्रीय पार्टियां ही दोस्तों, एक दो पार्टियां जरूर बड़ी है, आम आदमी पार्टी कहें तो मोदी सरकार आने के बाद में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उनको मिला है, लेकिन कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना भी गया है, जैसे बसपा और बहुजन समाज पार्टी के दोस्तों। पूरे देश में हर स्टेट में एक विशेष वर्ग है जो कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार वोट करता रहा है, और यहां भी राजस्थान में भी बात करें तो कुछ परसेंट वोट है जो बसपा के खाते में जाते हैं। अभी भी बसपा चुनाव लड़ेगी दोस्तों यहां, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा बसपा ने की है। उनका एक विरोधी संगठन है दोस्तों समता समाज पार्टी, भीम आर्मी कहें तो भीम आर्मी भी यहां राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। सभी पार्टी टिकटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा है, तो वो एक दूसरे के वोट कटुआ भी हैं। देखते हैं क्या होता है, दोनों का उम्मीदवार अलग अलग होता है तो वो कौन होता है और वोट कितने आते हैं, लॉस प्रॉफिट इनको कितना होता है। हमारी नजरें लगातार दोस्तों बनी रहेगी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। जयपुर में बादरा के कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। एक बोर्ड बनाया हुआ है कि बलवान पूनिया व अन्य दल बदलुओं से बादरा कांग्रेस को बचाओ, और ये पोस्टर लगाया है दोस्तों, प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई है ये। जयपुर के बार रूम के सामने ये पोस्टर लगाया गया है। आखिर डॉक्टर सुरेश चौधरी ने जब पिछली बार चुनाव में टिकट प्राप्त की थी, 37,000 से अधिक वोट लिए थे, उन कांग्रेसियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है बादरा में। वो तड़प रहे हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं। क्या वो बलवान पूनिया को वोट नहीं देना चाहते? बहुत बड़ा तबका है दोस्तों उसमें, क्योंकि कांग्रेसियों की अवहेलना की जा रही है बलवान पूनिया द्वारा, और काम किए जा रहे हैं कांग्रेस के सरकार में ही, और कांग्रेस के द्वारा ही काम करवाए जा रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले गहलोत सरकार मुख्यमंत्री के तमाम कामकाज के जो जितने भी काम हुए उनकी विकास पुस्तिका के द्वारा जो है वो पुस्तक बांटी गई बलवान पूनिया की, अशोक गहलोत की, कि ये काम अशोक गहलोत सरकार ने किए। लेकिन बलवान पूनिया ने भी एक पुस्तक विकास पुस्तिका के नाम से जारी की थी। ये पुस्तक और वो पुस्तक अलग थी, लेकिन उनमें काम जो है वो बादरा के अगर देखें तो वो एक ही है, लेकिन सिस्टम अलग था। बलवान पूनिया ने अपने नाम से वो बांटी, कहीं कांग्रेसियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं किया। और कांग्रेस ने जो पुस्तक बांटी वो अशोक गहलोत के द्वारा थी, अशोक राजस्थान सरकार की वो पुस्तक थी, और उसमें राजस्थान में जो बड़े बड़े काम किए हैं वो सारे थे। तो ये विरोधाभास क्या कहता है? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस टिकट पर बादरा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत निर्भर है। वो इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस की टिकट यहां बंटती है, बलवान पूनिया के अलावा यहां आती है, तो दोस्तों यहां बलवान पूनिया के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खराब स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर बलवान पूनिया यहाँ कांग्रेस की टिकट खुद लेकर आते हैं या बंटने नहीं देते हैं, अपने समर्थन में ही रखते हैं, तो वो कांग्रेसी क्या करेंगे, वोट कहां देंगे? क्योंकि कांग्रेस का चिन्ह तो यहाँ नुकसान तो आएगा नहीं। अगर समझौते में टिकट जाएगी तो क्या वो फ्री हो जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे? क्या वो बलवान पूनिया को हराने वाले को वोट देंगे? क्या फिर वो बलवान पूनिया को ही वोट दे देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, आपके जहन में भी होगा। इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। वो वोट आखिर कहां जा रहे हैं, कितने परसेंट वोटर है, कितना बड़ा तबका है उन वोटों का, और वो क्या प्रभाव डाल सकते हैं बादरा की राजनीति में। क्या भाजपा का इससे बहुत भला होने वाला है, बहुत फायदा भाजपा को मिलने वाला है कांग्रेस की टिकट अलग आने से? ये तो सीधा सा मेथड है, सीधा सा सिंपल सा एक समीकरण है दोस्तों। अगर कांग्रेस की टिकट यहां किसी को मिलती है, मजबूत व्यक्ति को मिलती है, तो सीधा सीधा बलवान पूनिया को बहुत ज्यादा लॉस होगा, और नहीं बंटती है
तो बलवान पूनिया मुख्य टक्कर में ही रहेंगे। भाजपा और माकपा की या कांग्रेस की ही टक्कर रहेगी, ये मानकर चला जा रहा है। तो कांग्रेसी जो आज जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टरों पर लिखा है बलवान भगाओ कांग्रेस बचाओ, तो बलवान पूनिया से तरसता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कांग्रेसी। लेकिन क्या कामयाब होंगे यहाँ टिकट बंटवाने में? और कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी, इतनी पुरानी आज़ादी के समय की पार्टी है, क्या वो अपनी टिकट यहाँ साइलेंट रख सकती है किसी एक नेता के लिए बलवान पूनिया के भरोसे? क्या उनके पास सर्वे रिपोर्ट नहीं गई होगी कि यहाँ बादरा की विधानसभा की जनता क्या कहती है और यहाँ का रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है? अमूमन बड़ी पार्टियां होती है दोस्तों, उनके पास सर्वे होता है, स्टिक सर्वे होता है, और उसी का इलाज करते हुए ये किन नेताओं को टिकट देनी है। इसीलिए इंतजार करते हैं कि पहले भाजपा अगर टिकट सूची जारी कर दे तो उन क्षेत्रों की सूची कांग्रेस सोच समझ कर करे कि अब इसकी काट कौन है। और कांग्रेस अगर पहले जारी कर देती है तो भाजपा भी यही सोचती है। तो ये स्थितियां हैं। जब कांग्रेस यहां क्या करेगी और सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कांग्रेस का डिसीजन क्या रहेगा, देखने वाली बात है। सर्वे तो कांग्रेस ने भी किए हैं, भाजपा ने भी किए हैं। और इस बार जो राजस्थान का मूड दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो कुछ महीनों पहले था। बीजेपी बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे थी कुछ महीने पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि इक्वल तो नहीं आई है, अभी भी गैप है, लेकिन उस गैप को क्या कांग्रेस भर देगी? और वही स्थिति भादरा विधानसभा की भी है दोस्तों, और वही स्थिति अन्य विधानसभाओं की भी है, कुछ एक को छोड़कर, जहां कांग्रेस अपने एक प्रकार से पैतृक सीट समझती है और लगातार वो जीतती आ रही है। ऐसी भाजपा की भी सीटें हैं जो लगातार भाजपा वहां से जीतती आ रही है, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत पिछड़े हुए हैं। और यहां की बात करें तो 1998 के बाद कांग्रेस की सीट जीत ही नहीं पाई। भाजपा की बात करें 2013 में भाजपा ने यहां खाता खोला था। तो दोस्तों क्या आखिर परिस्थितियां रहेगी चुनावों को लेकर? हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। और कृष्ण साहू जो है दोस्तों, हम ऑनलाइन भी अब आगे आपके सवाल लेंगे, तो वो कह रहे हैं भाई साहब आपका जो डेली का विश्लेषण होता है वो बलवान पूनिया के हराने के इर्द गिर्द ही रहता है। ऐसा नहीं होता। वर्तमान में सवाल सारे के सारे सत्ता पक्ष से ही होंगे। विपक्ष तो वैसे ही नकारा है, विपक्ष से क्या सवाल करें हम? सत्ता पक्ष से ही सवाल होंगे। और सत्ता पक्ष ही अब बलवान पूनिया ही तो अपने रिपीट होने की बात कर रहे हैं, तो इनके इर्द गिर्द कैसे नहीं रहेगा विश्लेषण? कृष्ण जी, ये सोचने वाली बात है। हमारी किसी नेताओं के प्रति पर्टिकुलर पर्सनल कोई व्यक्तिगत हमारी कोई द्वेष भावना नहीं होती, लेकिन क्षेत्र की राजनीति किस करवट चल रही है, किस ओर चल रही है, वहां क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, इसको लेकर हम जरूर जो है अपनी बात और ये जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं। और कुछ हमारे भी इसमें एक प्रकार से मत हो सकते हैं, हो सकता है आप उनसे सहमत ना हो, लेकिन जनता की ही बात हम अपने विश्लेषण में और रिपोर्टों में करते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्थितियों पर हमारी लगातार नजरें बनी रहेगी कि बादरा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। और 25 के बाद, क्योंकि अब भाजपा की परिवर्तन यात्राएं समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, अब कल 25 को पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में सबसे बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। और उस रैली में परिवर्तन यात्राओं में क्या हुआ है, उसका निचोड़ क्या था, और जो केंद्रीय नेताओं ने नेतृत्व किया था वहां उन्होंने क्या देखा, वो अपनी रिपोर्ट क्या देते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी अपना संबोधन करेंगे कल जयपुर में, जब 25 सितंबर को सभा होगी। और उस सभा में क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल का नाम लेते हैं, उनकी मौजूदगी जो प्रचंडता के साथ मिल रही है राजस्थान में, क्या उनके नेतृत्व को वो स्वीकार करते हैं, या इस प्रकार का कोई संबोधन वो नहीं करते हैं और इशारा यही देते हैं कि अब हम
जो राजस्थान में चुनाव होगा विधानसभा का, वो केंद्रीय यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ने जा रहे हैं। कोई विधानसभा में अभी सीएम फेस का कैंडिडेट हम देने नहीं जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है। और इसी के बाद में दोस्तों सूचियां आएगी, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो। और आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं इसीलिए अपनी सूची रोक ली थी, जो 10-15 दिन पहले ही आने वाली थी, कि भाजपा कांग्रेस किसको टिकट देती है और इनके बागी कौन होते हैं, और उन बागियों पर वो कहां तक पहुंच बनाकर उनको टिकट देने में कामयाब रहती है। तो आम आदमी पार्टी यहां खाता खोलने के लिए ललायित है, बेताब है। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी किसका ज्यादा नुकसान करती है और कितनी उपस्थिति दर्ज कराती है राजस्थान में अपनी, ये देखने वाली बात है। संजीव बेनीवाल भी जयपुर में है दोस्तों। एक कार्यक्रम था, युवा संवाद कार्यक्रम। संजीव बेनीवाल के लिए पोस्टर लगाया गया था और युवा इकट्ठे हुए थे, और उसमें संजीव बेनीवाल का हार्दिक स्वागत है लिखा गया था। और ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें संजीव बेनीवाल का मुख्य और अहम संबोधन हुआ। और संजीव बेनीवाल ने इस कार्यक्रम में ये कहा कि युवा जो है वो भादरा से आते हैं, कोई परीक्षा देने के लिए आते हैं, कोई किसी काम से आते हैं, कोई व्यवसाय के काम से आते हैं या कोई अन्य कामों से आते हैं। वो सारे के सारे जयपुर में जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इन युवाओं के लिए जयपुर में एक जगह बनाना। और अगर उस क्षेत्र के युवा संगठित है और राजनीतिज्ञ संगठन है या वहां की कोई संस्था जागरूक है, जैसा कोरोना काल की बात करें दोस्तों, कोरोना काल के दौरान अनेक संस्थाओं ने इस प्रकार का काम किया। और जो परीक्षाएं होती है, भव्य फाउंडेशन आपको याद होगा बजरंग सारण का, वो भी इसी दिशा में काम करता है। तो अनेकों ऐसे संगठन है युवाओं के लिए भादरा से बाहर निकलकर जयपुर जाकर वो कार्य करते हैं। तो संजीव बेनीवाल से इन युवाओं को अच्छी खासी उम्मीद यहां दिखाई दी और संजीव बेनीवाल ने इसी प्रकार का वहां संबोधन भी किया। तो राजनीतिक समीक्षा दोस्तों इसी प्रकार की हम आगे भी करते रहेंगे। आज 24 सितंबर है, तो 24 सितंबर को क्या खास विशेष दिवस है। आज गोगाजी नवमी थी दोस्तों, गोगा नवमी के नाम से इसको जानते हैं। और गोगा मेडी में जो मेला चल रहा है दोस्तों, वो आज परवान पर था। 2 से 3 लाख के लगभग लोगों ने आज गोगा नवमी पर गोगा मेडी में गोगा जी महाराज की धोख लगाई, गुरु गोरखनाथ जी की धोख लगाई। और इसी के साथ आज के दिन दोस्तों 2024 को अपने पहले ही प्रयास में भारत ने जो पहले चंद्रयान भी भेजा है दोस्तों। और अगर बात करें मंगलयान की, आज के दिन मंगलयान भी सफलतापूर्वक भारत ने भेजा था। आपको याद होगा अपने पहले ही प्रयास में भारत ने भेजा था 2014 में, माफ कीजिएगा। और विश्व का ये पहला अवसर था और पहला देश बना था भारत, जो पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। इसके अलावा दोस्तों विश्व बधिर दिवस आज के दिन मनाया जाता है और सितंबर के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है। और इसी के अलावा दोस्तों आज के दिन अगर बात करें तो 1950 को क्रिकेटर रहे महेंद्र अमरनाथ का भी जन्मदिवस था, धूमधाम से आज के दिन मनाया जा रहा है। और अगर बात करें आज भारत की सबसे बड़ी खबर की, तो अभी हालांकि क्रिकेट मैच वो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ टॉस जीता, 50 ओवरों का वनडे मैच था ये, और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, भारत को बल्लेबाजी करवाई। और भारत के बल्लेबाजों ने मात्र 5 विकेट पर 399 का विशालतम स्कोर बनाया और धो डाला ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को। और यहां 400 रन का टारगेट दिया गया, विशाल का ये टारगेट। बारिश ने भी इस मैच को बीच बीच में बाधित किया, लेकिन यहां शुभमन गिल ने 97 गेंदों पर 104 रन ठोक डाले। और अगर अय्यर की बात करें तो 90 गेंदों में 105 रन ठोक डाले दोस्तों। और अगर बात करें केएल राहुल तो उन्होंने भी 38 गेंद में 52 रन बनाए थे। और बात करें सूर्य कुमार की तो उन्होंने तो कमाल कर दिया, 37 गेंदों में 72 रन बनाए थे, लेकिन 24 गेंदों में 50 ठोक डाली, 50 रन ठोक डाले 24 गेंदों पर। देखते हैं इस मैच का क्या होगा। आज 1:30 बजे ये मैच प्रारंभ हुआ था और एक पारी एकदम सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं समाचार, तो दूसरी साइड भी चल रही है और बारिश का डर भी लगातार बना हुआ है। मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम सुहावना था दोस्तों, सुहावना बना हुआ था। हल्की बरसात भादरा कस्बे में हुई, आसपास कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात के भी समाचार मिले, गांव में भी।
और दोस्तों लगभग अगर मौसम की बात करें तो दिन भर ही बरसात का मौसम बना रहा, हल्की बूंदाबांदी, सावन की सी फुहारें चलती रही आज। और कल की बात करें 25 सितंबर की, तो 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एकदम नीचे आ गया है दोस्तों। ठंड का, सर्दी का एहसास आज अब होने लगा है दोस्तों। 30 से 33 दोपहर को मैक्सिमम, और देर शाम को 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर। और रात्रि की बात करें तो मात्र 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और लगभग 72-75 से 100% बादल आसमान में कल भी छाए रहेंगे। और बरसात की बात करें कल भी, तो दोस्तों 2.9 mm बरसात दिन में, और 8.1 mm बरसात दिन में, 0.6 mm देर शाम को। तो दिन भर कल भी बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।